साथियों, आज हम बात करेंगे महामारी का इतिहास लेखन पर प्रभाव। मैं हंसा व्यास एक बार फिर आपके साथ। महामारी के इतिहास लेखन पर प्रभाव से पहले हम ये देखें व्हाट इज हिस्ट्री। अ स्टडी ऑफ द पास्ट, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रेजेंट, अ प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर इज नोन एज हिस्ट्री। एक और डेफिनेशन हम देखें, रिटन रिकॉर्ड ऑफ द ह्यूमन रेस इज आल्सो नोन एज हिस्ट्री। Oral history telling and tradition is also called of history. A time capsule and collective memory of a people is also known as history. So I think that what is history? Explain it. Just listen and keep remember. If you want to understand today, you have to search yesterday. बिल्कुल सही कि यदि हमें अपने आज को समझना है तो हमें कल के लिए सर्च लाइट डालनी ही होगी और हमें कल होने वाली घटनाओं को आज के परिदृश्य में देखना होगा। तभी हम कोविड-19 के दौर में होने वाली इतिहास लेखन के प्रभाव को समझ सकते हैं। साथियों, ये बात बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है और जिस तरह साहित्य समाज को प्रतिबिंबित करता है, उसी तरह समाज में घटने वाली प्रत्येक घटनाएं इतिहास में समाहित होती हैं। इसलिए इतिहास भी समाज का ही एक प्रतिबिंब होता है। और जब इतिहास लिखा जाता है साथियों, तो प्रत्येक युग अपने अपने प्रश्न उठाता है और इतिहास से उनका समाधान ढूंढता रहता है। इसलिए प्रत्येक युग, समाज या व्यक्ति इतिहास का दर्शन अपने प्रश्नों के दृष्टि बिंदुओं से करता रहता है। जब कोविड-19 का समय आया तो हमने इतिहास के पन्ने पलटने शुरू किए और हमने ये देखा कि महामारी का इतिहास क्या है, महामारी कब कब हुई और महामारी ने कैसे किसी सामाजिक जनजीवन को प्रभावित किया। और ये सब ढूंढते हुए हमने देखा कि वैशाली में जब महामारी आई थी तो बुद्ध उस समय वहां भ्रमण पर निकले थे और जब बुद्ध ने महामारी को देखा तो उन्होंने वहां के लोगों को संदेश दिया और उपदेश दिए कि उन्हें किस तरह की दिनचर्या अपनानी चाहिए, उन्हें कैसी जीवन पद्धति जीना चाहिए और किस तरह अपने आप को नियंत्रण में रखना चाहिए। और इतिहास गवाह है इस बात का साथियों कि वैशाली का वैभव पुनः लौट कर आया, तो निसंदेह हमारा भी वैभव पुनः लौट कर आएगा। हम देखते हैं कि इतिहास लेखन में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब महामारी के दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लेखन की सामग्रियों को ढूंढा जाएगा। तो हम देखते हैं कि इतिहास लेखन में साधनों का वैज्ञानिक अन्वेषण, निरीक्षण, कालक्रम का विचार, परिस्थिति की आवश्यकताओं तथा घटनाओं के प्रवाहों की बारीकी से छानबीन और उनसे परिणाम निकालने में सतर्कता और संयम की अनिवार्यता अत्यंत आवश्यक है। उनके बिना ऐतिहासिक कल्पना और कपोल कल्पना में कोई भेद नहीं रहेगा। मतलब साफ है साथियों कि हमें प्रामाणिक तथ्यों के साथ इतिहास लिखना होगा और यदि हम प्रामाणिक तथ्यों के साथ इतिहास नहीं लिखेंगे और हम उन परिस्थितियों में कल्पना के आधार पर लिखने की कोशिश करेंगे तो कपोल कल्पित वह कल्पना होगी और कपोल कल्पित कल्पना में इतिहास नहीं होता। हम इतिहास के पन्नों में महामारी की बात कर रहे थे तो हम देखते हैं कि 430 ईसा पूर्व में प्लेग ऑफ एंथेस का उल्लेख हमें मिलता है। 4 वर्षों की समयावधि में टाइफाइड बुखार से 1/4 एथेनियन सैनिकों और 1/4 आबादी की मौत हो गई। इस रोग ने एंथेस के प्रभुत्व को घातक रूप से कमजोर बना दिया और इस रोग की विषाक्त उग्रता ने मौत की संख्या चौगुनी कर दी। प्लेग ऑफ एंथेस के कारण क्या थे? क्योंकि बहुत लंबे समय तक प्लेग ऑफ एंथेस के कारणों का पता नहीं चल पाया। 2006 में एंथेस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने शहर के नीचे दबे पड़े एक सामूहिक कब्र से बरामद किए गए दांतों का विश्लेषण किया और इसमें टाइफाइड के लिए जिम्मेदार जीवाणु की मौजूदगी की पुष्टि की। देखिए साथियों, कब्र और कब्र में शव और वहां के दांत, ये सब इतिहास के तथ्य हैं जो प्रामाणिक
तथ्यों के साथ हमें जानकारी देते हैं। हम प्लेग ऑफ एंथीस के कारणों में के साथ साथ इतिहास के पन्नों में महामारी को देख रहे थे, तो हमें 251 से 256 ईसा पूर्व में प्लेग ऑफ साइप्रियन के संदर्भ मिलते हैं। यहाँ यह भी उल्लेख मिलता है कि रोम में एक दिन 5000 लोग मर रहे थे। ध्यान दीजिए कोविड-19 के संदर्भ में पूरे विश्व में कि प्रतिदिन मरने वालों की संख्या शुरू में 1000 थी और अब लाख पार कर गई और अब तो पूरा करोड़ की संख्या पार करने पर आ गए। 165-180 ईसा पूर्व में एंटोनिन प्लेग का उल्लेख मिलता है। इस प्लेग से लगभग 5 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। 541 से 750 ईस्वी में प्लेग ऑफ जस्टिनियन बेबोनिक प्लेग का पहला दर्ज प्रकोप था। इसकी शुरुआत मिस्र में हुई थी और बसंत के मौसम के बाद यह कुस्तुतुनिया में पहुंच गया था। यदि हम भारतीय समय अनुसार कोविड-19 की बात करें तो हमारे यहाँ जो लॉकडाउन की शुरुआत हुई वो 22 मार्च में हुई। वैसे ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ जनवरी में लिखित आंकड़ों के आधार पर कोविड-19 के पेशेंट की पुष्टि हुई थी। यानी अगर हम ये मौसम देखें जनवरी और फरवरी के बाद का, तो हमारे यहाँ भी यह मौसम बसंत का मौसम ही आता है। और इस मौसम में जो कुस्तुतुनिया में जब ये बीमारी पहुंची तो वहाँ 10,000 लोगों की मौत हो रही थी, जो शहर में रहने वाले लोगों की संख्या का 40% था। इतिहास में उल्लेख मिलते हैं कि इस प्लेग ने संपूर्ण ज्ञात विश्व की 1/4 मानव जनसंख्या से आधी जनसंख्या को समाप्त कर दिया और इसकी वजह से 550 और 700 ईस्वी के बीच में यूरोप की जनसंख्या घटकर लगभग 50% रह गई। और 2020 और 21 के आंकड़े भी अगर हम उठा के देखेंगे, स्पेशली 2019 दिसंबर से 2020 तक के आंकड़े यदि हम देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ भी संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का यह प्रतिशत हमें कम नजर आएगा। एक और बीमारी की चर्चा इन दिनों भी चल रही है जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं और इतिहास के पन्नों में ब्लैक डेथ जिसकी शुरुआत 1300 के दशक में हुई थी, इससे दुनिया भर में 75 मिलियन लोगों के मरने का अनुमान लगाया गया है। एशिया में शुरू होने वाला यह रोग 1348 में भूमध्य सागर और पश्चिमी यूरोप तक पहुंच गया और युद्ध से पलायन करने वाले इतावली व्यापारियों से यह फैला था, ऐसा कहा जाता है, जिससे 6 वर्षों में लगभग 20 से 30 मिलियन यूरोपियों के मरने का अनुमान था, जो कुल जनसंख्या का 1/3 हिस्सा था। एक चीज और कि यहाँ जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा था वह शहरी क्षेत्रों की आधी जनसंख्या के बराबर था। मतलब साफ है कि 1348 में भी जो बीमारी फैली थी उसमें ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित हुए थे और इस समय देखिए कोविड-19 में ग्राम सुरक्षित थे और शहर प्रभावित हुए, क्योंकि ग्राम शहरों में कन्वर्ट हो गए थे और ग्रामों से पलायन शहरों की तरफ बढ़ता चला गया। इस तरह हम देखते हैं कि शहरों में कोविड-19 यानी 2019 और 20 की अगर हम इस बीमारी को देखें तो शहरों में फैलने का प्रतिशत ज्यादा है और जब शहरों से लोग गांवों में आए तब गांवों में संक्रमण फैला, लेकिन फिर भी शहरों की तुलना में यह प्रतिशत कम था। यूरोपीय प्लेग महामारियों के एक चक्र का पहला प्रकोप 18वीं सदी तक जारी रहा। इस अवधि के दौरान संपूर्ण यूरोप में 100 से अधिक प्लेग महामारियों का प्रसार हुआ था। इंग्लैंड में उदाहरण के लिए 1361 से 1480 तक 2 से 5 वर्षीय चक्रों में इन महामारियों का प्रकोप बना रहा। 1370 के दशक तक इंग्लैंड की जनसंख्या में 50% की कमी आ गई। 1665 और 66 का ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन इंग्लैंड में प्लेग का अंतिम प्रमुख प्रकोप था। इस रोग से लगभग ऐसा माना जाता है कि 1 लाख लोगों की मौत हो गई थी, जो लंदन की 20% जनसंख्या के समकक्ष थी। थर्ड पैंडेमिक की शुरुआत 19वीं सदी में हुई और यह कहा जाता है कि 19वीं सदी में जो यह थर्ड पैंडेमिक हुआ था वह भी चीन में हुआ था। और याद करिए 21वीं शताब्दी का पैंडेमिक यह भी चीन से शुरू हुआ। मतलब चीन से फैलने वाली महामारियां
इतिहास के पन्नों में ज़्यादा भयावह हमें दिखाई देती है। जो भी बसे हुए महाद्वीपों में फैलने वाला प्लेग था और जिससे केवल भारत में 10 मिलियन लोगों की मौत हो गई। इस पेंडेमिक के दौरान 1900 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में प्लेग का पहला मामला सामने आया और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आज भी प्लेग के अलग अलग मामले देखने को हमें मिलते हैं। कई इतिहासकारों के अनुसार सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ जब संक्रमण हुआ तो 14वीं शताब्दी में यूरोप में फैली प्लेग महामारी ब्लैक डेथ की बड़ी भूमिका थी। मतलब 14वीं शताब्दी का ब्लैक डेथ फैलने का एक सबसे बड़ा कारण पूंजीवाद था। फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो पेंडेमिक हुआ उसका बहुत बड़ा कारण उपनिवेशवाद था। एक महामारी की पृष्ठभूमि में जन्मी इस पूंजीवादी व्यवस्था ने कालांतर में उपनिवेशवाद को जन्म दिया। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक देश का दूसरे देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना और उन प्राकृतिक संसाधनों से अपनी आर्थिक कमियों को पूरी करना और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना उपनिवेशवाद कहलाता है। और इस उपनिवेशवाद ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में विभिन्न महाद्वीपों में इस महामारी को फैलाया। और अब अगर हम देखें तो महामारी फैलने के कारणों में औपनिवेशिक सैनिक, व्यापारी, संक्रमित क्षेत्र से लाए गए दास, मजदूर, फिर चाहे वह 16वीं शताब्दी का अमेरिकन प्लेग हो या सिफिलिस का विश्वव्यापी प्रसार हो या 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया में चेचक की महामारी का कहर हो या 19वीं शताब्दी में भारत में हैजा, ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारियों का प्रसार हो। और अब नाउ एट प्रेजेंट हम देखें तो कोविड-19 के फैलने का कारण भी यही है। ट्रेवलर्स यानी यात्री, मजदूर, व्यापारी, बिजनेसमैन, धार्मिक यात्रा पर गए हुए लोग, ऐसे बहुत सारे संदर्भ हमें मिलते हैं जिनकी वजह से यह महामारी फैली। जब इतिहास लिखा जाएगा यानी महामारी का इतिहास लेखन लिखा जाएगा तब उसमें 19वीं शताब्दी में कोविड-19 में भूमंडलीकरण की बात होगी कि किस तरह भूमंडलीकरण ने इस बीमारी को चीन से लेकर अमेरिका, भारत, इटली, जापान, जर्मनी यानी विश्व के कोने कोने में फैला दिया। यानी चीन के वुहान से एक वायरस हवाई जहाज में बैठता है और विश्व के कोने कोने में फैल जाता है। भूमंडलीकरण यही तो है। फिर राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा कि कोविड-19 के दौर में संपूर्ण विश्व ने किस तरह से राजनीतिक रणनीति को बनाया, किस तरह से राजनीतिक प्रशासनिक सूत्रों के साथ इस संपूर्ण बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश की। फिर आएगा कोविड-19 के लॉकडाउन ने किस तरह सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को प्रभावित किया। फिर आएगा कि लघु उद्योग धंधों से लेकर सब्जी विक्रेता से लेकर ठेलों पर व्यापार करने वालों से लेकर संपूर्ण विश्व में फैलने वाले व्यापार और आर्थिक इतिहास को कैसे प्रभावित किया। फिर आएगा धार्मिक इतिहास, क्योंकि लॉकडाउन के कारण मंदिर बंद हो गए, तीर्थ यात्राएं बंद हो गईं। और इस तरह इन तमाम चीजों को यदि हम देखें तो कोविड-19 के दौर का जब इतिहास लिखा जाएगा तो वह सामाजिक रिश्तों की बात करेगा, वह पारिवारिक रिश्तों की बात करेगा, वह इस समय होने वाली सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संस्कारों की बात करेगा। अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि इतिहास की रचना में यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उससे जो चित्र बनाया जाए वह निश्चित घटनाओं और परिस्थितियों पर दृढ़ता से आधारित हो। मानसिक, काल्पनिक या मनमाने स्वरूप को खड़ा कर ऐतिहासिक घटनाओं के द्वारा उसके समर्थन का प्रयत्न करना अक्षम्य दोष होने के कारण सर्वथा वर्जित है। Finally, history is an unending dialogue between present and the past. तो साथियों, महामारी हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती है और चूंकि इतिहास भी समाज का प्रतिबिंब होता है, इसलिए जब इतिहास लिखा जाएगा तो समाज की इन तमाम राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक
घटनाओं को मद्देनजर रखकर लिखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।